वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे किसी भी एग्जाम को, आप 10th के 12th के या फिर कोई भी एग्जाम अपने लाइफ में दे रहे हो जो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की। किसी भी एग्जाम में आप टॉप कैसे बने, यानी टॉप कैसे करें। देखिए, कोई भी एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो ये नहीं देखता कि वो किसकी कॉपी है, आपकी कॉपी है, किसकी कॉपी है। फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं देखता कि वो ऐश्वर्या राय की कॉपी है, दीपिका पादुकोण की कॉपी है तो अच्छे मार्क्स दे देगा, या फिर सलमान खान की कॉपी है, शाहरुख खान की कॉपी है या अमिताभ की कॉपी है तो अच्छे मार्क्स दे देगा। वो आपकी शक्ल नहीं देखता। जब भी देखता है आपके कॉपी पे जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आंसर को, वो देखता है और उसके हिसाब से वो मार्क्स देता है आपको। तो जब भी आप फोकस करें तो अपने रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करें कि किस तरह से किसी आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके लिए हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि आप किसी भी आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब बहुत अच्छे से वो आएगा। और आंसर जानने से पहले आपको क्वेश्चन जानना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर आपको फोकस करना होगा। और ये आपको जानते रहेंगे, अगर आप जानेंगे कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो आप इजिली, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी और आप आराम से उस एग्जाम में बैठेंगे। और जब जहाँ पे माइंड फ्रेश होता है, कूल माइंड होता है, वहाँ पे दिमाग बहुत तेज चलता है और अच्छे से आप अपने कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे से आप लिख करके आएंगे। देखिए, देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में पहला तो कोई आता है फर्स्ट, दूसरा कोई आता है सेकंड और थर्ड। ये तीन कैटेगरी बनी होती हैं। तीन कैटेगरी में लोग पास होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है जो कि 95 प्लस आते हैं, इनको जो है यही लोग क्या करते हैं, टॉप करते हैं। ठीक है, 92 या फिर उससे एबव, 90 से एबव ये टॉप करते हैं। तो देखिए, जब भी पेपर बनाता है कोई भी, जो पेपर सेट करते हैं वो क्या करते हैं, इन सबको ध्यान में रख करके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी पास करना है, इसको भी पास करना है, इसको भी पास करना है। ये सबके माइंड सेट अलग अलग होते हैं स्टूडेंट के, वो डिपेंड करता है। तो ये क्या करते हैं, पहले से सेट करते हैं। तो यानी कि जो थर्ड डिवीजन आते हैं, ऐसे पेपर भी चार तरीके से सेट होते हैं। उसमें क्या होगा, कुछ होगा जो, देखिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट आपका जो भी हो, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें चार तरह का ये पेपर जो सेट होगा, चार लोगों को ध्यान में रख करके सेट किया जाता है। पहला, जो बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल ही आसान, यानी कि आसान होगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल होगा। दूसरा, आपका थोड़ा सा मॉडरेट होगा, मॉडरेट आप कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा हार्ड होगा। इसके बाद ये थोड़ा सा हार्ड होगा, हार्ड आप इसको कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं डिफिकल्ट कह सकते हैं, या फिर हार्ड ही कह सकते हैं, डिफिकल्ट। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चार तरह के लोगों को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाया जाता है। आसान इसलिए बनाया जाता है कि कम से कम लोग थर्ड डिवीजन तो पास हो जाएं। मॉडरेट इसलिए बनाया जाता है कि सेकंड तो पास हो जाएं, जो थोड़ा अच्छे स्टूडेंट होंगे वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जो थोड़ा सा और अच्छे स्टूडेंट होंगे, वो हार्ड होंगे, वो फर्स्ट डिवीजन तक आ जाएंगे, और जो डिफिकल्टीज को पार कर पाएंगे वही टॉप कर पाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर आप जा रहे हैं एग्जाम में, तो पहली बात की कूल माइंड हो लीजिए। आपको पता है कि आप इसको तो पार ही कर जाएंगे, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो फिर तो अच्छा है कि पेपर ही मत दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा अच्छा पढ़ा है तो आप इसको भी पार कर जाएंगे। अगर थोड़ा और अच्छा पढ़ा है तो आपको फर्स्ट डिवीजन कोई रोक ही नहीं सकता, यानी कि 60 प्लस आप ला ही लेंगे, कोई रोक नहीं सकता इसको। ठीक है, 60 to 80% अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको लाना बहुत ही आसान होगा। और 80% तक तो सभी लोग ला देते हैं बहुत ही आसानी से। अगर पढ़ लेते हैं बच्चे तो 80% तक आ ही जाता है। रही बात, हमें लाना है 90%, 10% से ऊपर लाना है, 99%, यानी 20% का जो मार्जिन बीच में पड़ रहा है, इसको कवर करना है। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम डिस्कस करते हैं। किसी भी पेपर को, अगर जैसे ही आपके सामने पेपर आ जाए, तो पेपर आप बिल्कुल कूल माइंड से तुरंत लीजिए। जैसे लेते हैं, पहले आप क्या करेंगे, चूंकि आप बोर्ड का अगर एग्जाम देते हैं तो वहां पर अगर आप टिक करेंगे, कहीं भी कुछ मैं टिक करने के लिए कह दूं, तो वहां पर टिक मत करना। क्योंकि पता है, हो सकता है कि सोचें, जब उड़ाका दल या फिर जब बैचेज आती हैं तो सोचते हैं कि नकल कर रहा है इसलिए टिक किया होगा, उस पर टिक ना करें। हाँ, पेंसिल का यूज जरूर करें, पेंसिल ले लीजिए और एक ही बार में क्या करें कि पूरे पेपर को जल्द से जल्द क्विकली पढ़ लें। पढ़ लें, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेपर मिल गया, तो पेपर को आपको जल्दी से जल्दी आप इसे पढ़ना है।
पढ़ने के बाद जैसे आप पढ़ेंगे तो पढ़ते जाइए और एक काम करते जाइए साथ में। आप पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल से इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखते जाइए। पहला, अगर मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ रहे हैं, वो किसी भी क्रम में हो, क्रम की जरूरत नहीं कि पहला अगर बहुत अच्छे से आ रहा है, पहला अगर हार्ड है तो तुरंत इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए कि नहीं हार्ड है, बहुत हार्ड है, जो कि इसे मुझे बिल्कुल नहीं पता है। यानी जब बिल्कुल नहीं पता है तो इसे क्रॉस कर दीजिए। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो इस पे एस्ट्रिक मार्क कर दीजिए, या फिर इस तरह से एस्ट्रिक मार्क कर दीजिए, यानी कि बहुत ही अच्छे से आ रहा है। या फिर ऐसे डबल भी कर सकते हैं या फिर ट्रिपल कर दीजिए, आपकी इच्छा, आप जैसे अपने आप को समझ पाएं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा कम आ रहे होंगे, जिन पे थोड़ी संदेह होगी, उसको सिंगल टिक करिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा अगर प्रयास करें तो आ जाएं, इस तरह से। तो उन पे भी अपना अपने हिसाब से जो भी चाहें, ऐसे जैसा चाहें वैसा टिक करें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह कर दीजिए, जो आ रहा है बहुत अच्छे से आ रहा है उस पर डबल ट्रिपल जो भी करना है एक पैटर्न फॉलो करिए। और स्टार्ट वहीं से करेंगे जो बहुत अच्छे से आ रहा है, चाहे वो हार्ड का क्वेश्चन हो या सिंपल क्वेश्चन हो। तो सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, आप उसको पहले रिप्रेजेंट करिए अपने कॉपी में। एक अच्छे से राइटिंग में, आप अपनी राइटिंग जैसी भी हो, राइटिंग वैसे मायने रखती है, फिर भी आप जितना अच्छा चाहें आप अच्छे से आप रिप्रेजेंट करिए और इस पे समय दीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो इस पे आप समय दे नहीं पाएंगे, और समय आपके पास जितने घंटे की टाइम होती है उसमें से आप इस पर थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए, इसको अच्छे से लिखिए। इसके बाद और भी क्वेश्चंस होंगे जिन पे आप स्टार लगाए होंगे जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को आप वन बाय वन इस तरह से लिखते जाइए अपने कॉपी में। लिखने के बाद अब वे क्वेश्चंस पे स्टार्ट करिए जो क्वेश्चंस को आपको थोड़ी सी कठिनाइयां हैं लेकिन वो भी आ रहे हैं, तो उनको करिए। फिर उनसे बढ़ के क्वेश्चंस, उसके बाद जैसे आपने उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आइए जिन पे थोड़ा सा आपको संदेह है, उन क्वेश्चंस को करिए। इसके बाद अगर समय बचता है तो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने एक बार तो बुक जरूर पढ़ा होगा, और जब एक बार आपने बुक पढ़ा है तो ये जो नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा था, इससे संबंधित तो आपको कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, तो इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब भी देखेगा तो आपकी कॉपी, यानी स्टार्टिंग में ही आपके रिप्रेजेंटेशन अच्छे होंगे कॉपी में, तो बहुत ही खुश रहेगा, वो आपको अच्छे मार्क्स देता जाएगा। और लास्ट में जो आपको नहीं आ रहा था उस पे भी, अगर मैथ का पेपर है या फिजिक्स केमिस्ट्री का या फिर ऐसे, तो स्टेप वाइज नंबर आपको मिल जाएंगे जितना आपने किया है। अगर 3 नंबर का या 4 नंबर का है तो कम से कम आपको जहां कुछ नहीं मिलना था वहां पर 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि यदि किसी भी कॉपी को लिखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप, चूंकि पैंट शर्ट या जींस पैंट पहने बहुत सारे लोग पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं कैसे पहनना है, पहनते तो हैं, कपड़े तो अच्छे होते हैं लेकिन पहनने का ढंग नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से कॉपी सभी लोग लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको लिखने का ढंग नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि देखेंगे कि आप जैसे उनको कॉपी मिली, मान लीजिए कि ये कॉपी है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इधर स्केल रख करके इधर खींच लेंगे, स्केल रख करके इधर खींच लेंगे, अब इतने में लिखते हैं। क्या जरूरत है इसकी, भाई आप इसको दुल्हन बनाने नहीं आए हैं। ठीक है, ये कॉपी को इतना सजाने की जरूरत क्या है। आप क्या करें, सिंपल तरीका है, आप इसको यहाँ से फोल्ड कर दीजिए और उस थोड़ा सा दबा देंगे तो यहाँ पे अपने आप इधर से लाइनिंग हो जाएगी। या फिर यदि यदि आपने 15 या 20 मिनट पहले एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप खींच लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो एक ही तरफ खींचिए और ज़्यादा स्पेस ना इधर से करिए। इसके बाद आप कॉपी जब भी लिखें तो पूरा फुल लिखें, इस तरह से, इस तरह से कंप्लीट करें। ठीक है, पहला पहली स्टेप ध्यान दीजिएगा आप। दूसरा स्टेप कि कभी भी इसमें काट पीट ना करें। अगर आपने कुछ लिखा यहाँ पे, जैसे आपने कुछ लिखा, अब ये नहीं कि गलत हुआ तो इसको ऐसे ऐसे ज़्यादा काट दें, अगर गलत हो गया तो थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए आसान। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा सारे गामा चाबी, कुछ भी गलत हुआ तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कोशिश यही रहे कि ज़्यादा काट पीट ना हो आपकी कॉपी में, क्योंकि गंदा लगता है। अब देखिए, ये तो आपने देख लिया कि आपको काट पीट नहीं करना है। दूसरी चीजें, जब आपको चूंकि हाई स्कूल इंटर के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पेपर जो मिलेगा इसमें लाइनिंग खींची होगी, और इस लाइनिंग के हमेशा कोशिश यही करें कि लाइन के ऊपर लिखें, यहाँ पर लिखें और इसके ऊपर लाइन भी दें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लाइन के नीचे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा कवि सम्मेलन, चाहे कुछ भी आपने लिखा इस तरह से। ठीक है, मैंने लिख दिया एक तरह समझने के लिए लिखा, तो देखिए नीचे तो कभी मत लिखें, गलती ना करें, जब भी लिखें इसके ऊपर लिखें और लाइन भी दें। कितने लोग लाइन जल्दी लाइन 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 देना छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी लिखने में, तो ये सब गलतियां ना करें।
अब क्या करें कि कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए और अच्छे से आप कर सकते हैं। जिसकी कोई इमेज भी ना हो उसकी भी इमेज बनाइए, और इमेज बनाना वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आप किसी सब्जेक्ट पे कमांड रखे हैं, कितने अच्छे से आपने पकड़ रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल के, और इसकी डिफिनीशन आपने यहाँ पे शुरू कर दिया। आपने लिखा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति और दिशा को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखिए बल के बारे में लिख दिया आपने, इतना डेफिनेशन जैसे लिख दिया। अब ये ना लिखना भूलें कि इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यह भी लिख दें कि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, जहां ये जरूर लिखें, जहां एम जो है क्या है, द्रव्यमान है वस्तु का, और ए जो है त्वरण है, और ए इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई टी। इतना अगर आप लिख देते हैं, देयर फोर एफ इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी, इतना, या फिर इस तरह से लिख देते हैं, और नीचे लिख दें इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो देखिए ये तो सबके होता ही है, सब लोग लिखते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ खास चीजें करेंगे। खास क्या करना है, देखिए खास क्या करना है, चूंकि मैं इसमें पेज पलट नहीं सकता तो मैं इसी को मिटा करके इस पे लिख देता हूं। खास क्या करना है, देखिए अगर आप लिखते हैं बल के प्रकार, तो आपको करना क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहां पे लिख देंगे, एक मैंने लिखा संतुलित बल, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि राइटिंग से मतलब, और दूसरा मैंने यहां पे लिखा असंतुलित बल। तो देखिए ये सबसे गलत रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कभी भी जो आपने यहाँ पे लाइन खींच दिया है तो इधर तो मत करें, पहली गलती इधर मत करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। जब भी अगर आपने अच्छी बुक्स पढ़े होंगे, चाहे कोई भी बुक पढ़ लीजिए, जैसे बल के प्रकार लिखते हैं, चाहे अगर इसके अंदर इस हेडिंग के अंदर कुछ हेडिंग है, चाहे कुछ भी है, तो यहाँ थोड़ा सा इससे हट करके अंदर लिखना शुरू अच्छा लगता है। एक रख दिया आपने संतुलित बल, और संतुलित बल लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। दूसरा नंबर आया तो इसी के सामने सीधी लाइन में, जैसे बिल्कुल इसके नीचे ही असंतुलित बल, और इसके बारे में भी कुछ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी इमेजेस होंगी कि आपने बना दिया, जैसे कि दिया होगा कि बल इस तरह से कोई है, यहां से इस तरह से बल लग रहा है, एफ आपने इस तरह से लगा दिया, ये वस्तु है, जैसे भी आप चाहे रिप्रेजेंट कर पाए। इस तरह से आप यहाँ पर एक वस्तु रखी है, इस पर ऐसे बल लग रहा है, एफ आपने इस तरह दिखाया, यहाँ पे एक कोण और दिखा दिया आपने, जैसे भी एक इस तरह से वस्तु, इस पे बल ऐसे लग रहा है। तो जो भी कंडीशन है, ये बल तो ये सारी चीजें आपको बुक में दी होगी, लेकिन मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ जो बुक में नहीं दी होगी, फिर भी आप इमेज बनाइए। जितनी अच्छी से इमेज बनाएंगे, अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ही अच्छा लगेगा। देखिए कैसे करना क्या है कि आप जैसे ही बल के प्रकार लिखते हैं तो यहां पर थोड़ा सा लिखें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें, कि बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, खत्म। अब यहां पे आपको एक फिगर बनाना है, बल के प्रकार आपने इस तरह से किया, इसको एक बॉक्स में डाल दिया, और यहां से एक ही जगह से, यहां से इस तरह से किया, यहां से इस तरह से, यहां पर एक बॉक्स बनाया आपने बढ़िया सा, और यहां से एक बॉक्स बनाया आपने ऐसे, इसमें लिख दिया कि संतुलित बल, अच्छे से लिखिएगा, मैं ऐसे ही खींच रहा हूं, और यहां पे लिख दिया आपने असंतुलित बल, पूरा लिखिएगा। ठीक है, अब यहां पे आपने एक फिगर लिख दिया, ये फिगर कहीं आपको किताब में नहीं दिया था, आपने यहां पे फिगर लिखा बल के प्रकार। ये देखिए ये फिगर कहीं आपको बुक में नहीं मिला। अब जब एग्जामिनर देखेगा तो बल के प्रकार ये सब फालतू की चीज नहीं पड़ेगा, वो देखेगा कि हाँ स्टूडेंट जो भी है, चाहे वो जो भी है, चाहे वो दीपिका पादुकोण लिख रही है, कटरीना कैफ लिख रही है, कौन लिख रहा है उसको ये नहीं पता। अगर उसको ये पता होता तो बिहार में एक लड़की जिसे ये नहीं पता था कि पॉलिटिकल साइंस को गृह विज्ञान में बताती थी, उसमें खाना बनाने की बात की जाती है, और टॉप कर गई थी। अगर उसको पता होता कि दीपिका पादुकोण ने कॉपी लिखा है तो क्या वो टॉप कर पाती? तब वो तो उसे नहीं पता था कि दीपिका पादुकोण ने लिखा है। ठीक है, वो अगर पता होता कि गधई से गधई लिखी है कोई, तो टॉप कर पाती? कभी नहीं कर पाती। तो इसी तरह से है कि अपनी कॉपी को आप रिप्रेजेंट करिए अच्छे से, किसी ने लिखा होगा कॉपी तभी तो टॉप कर गई, जिसे पॉलिटिकल और होम साइंस में पता ही नहीं। तो इस तरह से लिखेंगे। अब कुछ चीजें हैं, आपको क्या करना है, चाहे कुछ भी लिखिए, इसी तरह से फिगर ना भी हो तो आप फिगर बना दीजिए, बहुत ही आसानी से आपकी कॉपी भी ज़्यादा से ज़्यादा भरेगी, आपका जो
लिखने का तरीका होगा वो सबसे यूनिक होगा, आपकी कॉपी सबसे यूनिक दिखेंगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहा है और जितना दिया है कि हाँ आपको 150 वर्ड्स में लिखना है तो 150 से 170 हो सकता है, 150 से 145 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 150 का है तो बिल्कुल 150 ही लिखिए। दूसरी बात कि अब 120 100 तक मत कर दीजिए, क्योंकि पता चल जाता है कि कितने पेज होने चाहिए तो आपके पूरे वर्ड्स हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसी तरह से कुछ और डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे लिखना है, जैसे कि आपको कोई प्रश्नोत्तर नंबर दिया है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 में दिया है कि आप प्रदूषण पे कोई एस्से लिखिए, यानी कि निबंध लिखिए। तो आपने यहाँ पर लिखा प्रदूषण, और प्रदूषण लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए कि प्रदूषण क्या चीज है। ठीक है, इसके बारे में आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि प्रदूषण के प्रकार, अब इसको क्या करेंगे, प्रदूषण के प्रकार लिखने के बाद इसको अगर आपने हेडिंग दिया तो प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्नवत हैं, चाहे जो भी हैं, अगर आपको पता है कि कितने हैं तो सही है, वहां पे लिख दीजिए, नहीं तो निम्नवत हैं। अब यहां पर लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, और आपने इसको एक बॉक्स में डाल दिया। अब यहां से एक ही जगह से स्टार्ट करिएगा, एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, चाहे जितने भी आपको जानते हो आप इसको बॉक्स बनाइएगा इस तरह से, अच्छे अच्छे, यहाँ से इस तरह से अच्छे अच्छे बॉक्स बनाएगा। बस मैं 4 बना दे रहा हूँ। आपने लिखा जल प्रदूषण, यहाँ पे लिखा वायु प्रदूषण, यहाँ पे लिखा मृदा प्रदूषण, और जो भी है ध्वनि प्रदूषण, आपको आपकी मर्जी, बहुत सारे प्रदूषण जो भी आप चाहें इसमें लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा फिगर प्रदूषण के प्रकार। किताब में नहीं दिया था इस तरह से फिगर, लेकिन आपने बनाया, आपकी कॉपी सबसे यूनिक दिखी। और इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप जल प्रदूषण के बारे में लिखेंगे तो जल प्रदूषण के बारे में प्रदूषण के प्रकार लिख दिया आपने, तो ये देखिए इसकी लाइनिंग इस तरह से लगभग आ रही है, तो आप यहाँ से 1 नंबर देंगे, क्योंकि ये पेज है, इससे मैं बाहर नहीं जा सकता। तो जब भी आप पेज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। देखिए जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1, आपने लिखा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण लिखने के बाद आप इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में आपने पूरा लिख लिया। ठीक है, जल प्रदूषण क्या होता है। अब जल प्रदूषण के कारण होंगे तो कारण आप यहाँ पे मत दीजिएगा, क्योंकि इसका पता चल जाएगा कि प्रदूषण के कारण हो गया, चाहे प्रदूषण की बात हो रही है, जल प्रदूषण अब इसका कारण है, तो थोड़ा सा जो इसकी लाइनिंग आ रही है इससे हट के अंदर थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पर लिखा आपने कारण, और कारण में जो भी कारण है 4-5 पॉइंट जो भी है आपने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा आपने निवारण, इस तरह से। अब इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसमें भी 3-4 पॉइंट जो भी आपको आ रहा है आपने लिख दिया। तो देखिए आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, आपने प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, उसका कारण और निवारण इस तरह से लिखा। इसी तरह से आगे जो भी प्रदूषण थे, जो कि फिगर आपने बनाया, उन सबके इसी तरह से। अब 2 नंबर देना होगा तो 2 नंबर इस लाइन के सीध में ऐसे दीजिएगा। ठीक है, तो ये कॉपी आपकी सबसे यूनिक दिखेगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि उसे नहीं पता है कि किसकी कॉपी है। ठीक है, आपकी शक्ल पे नहीं। अब ये बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि अरे नहीं वो बहुत खूबसूरत है तो उसके ज़्यादा नंबर्स मिल जाएंगे। अरे वो आपको जो पढ़ाने वाले होते हैं वो प्रैक्टिकल में दे सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ होता है लगाव, चाहे जो भी, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह से एग्जामिनर कभी भी आपकी कॉपी देख करके, आपकी शक्ल देख करके नहीं देता एग्जाम, केवल और केवल कॉपी देख करके आपको मार्क्स देता है। तो आप अपनी कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। चलिए इतना ही। बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, कुछ भी अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।